नाम ही केमिकल काइनेटिक्स है। और केमिकल काइनेटिक्स में यदि सबसे पहली बात करनी पड़ेगी तो रेट की बात करनी पड़ेगी। तो रेट क्या होता है, जरा इस बात को समझो। रेट सिर्फ इतनी सी बात है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट इतना सा होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट का रेट होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट का रेट होगा। मतलब आपको सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है। जरा देखिए, जैसे ए से बी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ए का इनिशियल रेट कितना था, ए नॉट। ये क्या है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, 80, 80 मींस क्या है, आफ्टर, गौर समझिएगा, आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन। 80 को ही आप क्या लिख सकते हो, 80 को ही लिखा जा सकता है ए नॉट माइनस एक्स। क्या किया मैंने, जब इसका 1 मोल ब्रेक होता है तो इसका 1 मोल फॉर्म होता है, तो जब इसका x मोल ब्रेक होगा तो इसका कितना फॉर्म होगा, x मोल फॉर्म होगा। अब किसी ने पूछा रेट बताओ, तो जरा देखो रेट इक्वल टू क्या होता है। रेट इक्वल टू हमेशा प्यारे बच्चों इतनी सी बात होती है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जो भी आप टाइम लेते हो उसको, टाइम टेकन, जो आप टाइम लेते हो वो। तो रेट इक्वल टू क्या है, रेट इक्वल टू होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना आपने टाइम लिया है। मतलब क्या है, यहां से यहां तक का रेट निकालना है। यदि तो यहां से चालू हुए यहां तक आए तो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ये हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन ये हुआ, और यहां से यहां तक जाने में हमने टाइम कितना लिया, ये इनिशियल है तो t इक्वल टू 0, और ये क्या है t सेकेंड, तो टाइम कितना लिया आपने, t सेकेंड। मतलब आप लिखोगे 80 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई t माइनस 0, और 0 को आप दिखाओगे नहीं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा कैसा लिख जाएगा, ऐसा। जिस इंटरवल का टाइम लोगे उसी इंटरवल का कंसंट्रेशन लोगे। गौर से बातों को ध्यान रखिएगा कि रेट लिखा कैसे जाता है, रेट कैसे लिखा जाता है, इस बात पर बहुत फोकस होना चाहिए। जिस इंटरवल का ले रहे हो, जिस इंटरवल का टाइम ले रहे हो उसी इंटरवल का कंसंट्रेशन लेना है प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा और लिख के दिखाता हूं जैसे इस बात को आप अच्छे से समझ सके। देखिए, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन थी A इक्वल टू बी, ए नॉट t इक्वल टू 0 पर, आफ्टर t सेकेंड, जरा देखो आफ्टर t1 सेकेंड, t1 सेकेंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, AT1, AT1 मींस a नॉट माइनस x, तो ये कितना फॉर्म होगा, x, ठीक है। अब t2 सेकेंड, आफ्टर t2 सेकेंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, AT2, ये कितना आ गया, a नॉट माइनस y, ये कितना हुआ y। अब जरा गौर से समझिएगा, हमारे पास कितने इंटरवल है, एक तो इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। अब किस इंटरवल का आप रेट निकालना चाहते हो, तो जरा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है कि रेट में कुछ भी लिख दो। रेट इक्वल टू जर्नल फॉर्म रेट का ये है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और इस फाइनल से इनिशियल तक जाने में जो टाइम ले रहे हो वो प्यारे बच्चों यहां पर लिखना है। क्या करना है मेरे दोस्त, जिस इंटरवल को सेलेक्ट करोगे उसी इंटरवल का टाइम, उसी इंटरवल का कंसंट्रेशन लेना है। सपोज करो कोई बच्चा कह रहा है कि हम यहां से चालू करते हैं और यहां तक जाने का रेट बताओ, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक, तो फार्मूला ये लिखा जाएगा, फाइनल हमारा क्या है AT2, इनिशियल क्या है A नॉट, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया तुमने, T2 माइनस 0, ठीक है। ये इस इंटरवल को मैंने नाम दिया पहला वाला इंटरवल, तो ये आया रेट 1। यदि कोई इस जगह का रेट पूछता है तो ये आएगा, मगर किसी ने ये रेट पूछा तो गौर समझिए, किसी ने कहा T1 सेकंड से T2 सेकंड के बीच का रेट बताओ,
T1 सेकंड से T2 सेकंड के बीच का रेट बताओ। तो जरा बताओ, T1 से T2 जाने में, T2 तक जाने में, T1 से T2 तक जाने में इनिशियल कौन है? ये यहां से यहां तक जाना है ना। गौर से मेरी बातों को समझिएगा आप लोग। आप AT1 से AT2 तक जा रहे हो, तो AT1 से AT2 तक जा रहे हो, तो AT2 के लिए इनिशियल कौन है? AT1, क्योंकि तुम यहां से यहां तक का रेट पूछ रहे हो। इसको मैंने कहा दूसरा वाला इंटरवल। तो फाइनल कौन है? AT2। इनिशियल कौन है मेरे प्यारे बच्चों? AT1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है T2, यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है T1, तो यहां से यहां तक क्या लगेगा? T2 माइनस T1। तो कुल मिला के एक ही बात समझ में आती है, जिस इंटरवल का कंसंट्रेशन लोगे उसी इंटरवल का टाइम लोगे। जिस इंटरवल का कंसंट्रेशन लोगे उसी इंटरवल का टाइम लोगे। जब हमने ये इंटरवल लिया तो टाइम भी ये लिया, जब हमने ये इंटरवल लिया तो टाइम भी ये लिया। ठीक है, तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और ये रेट कैसा है? एवरेज रेट है ना। हम लोग जितना रेट पढ़ते हैं वो सब एवरेज पढ़ते हैं। तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अच्छे से बात समझ में आई? रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और लिखोगे कैसे? लिखना आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो कैसे लिखोगे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन लोगे वही टाइम इंटरवल लोगे, या कह दो जिस टाइम इंटरवल को लोगे उसी टाइम इंटरवल का कंसंट्रेशन डालना है। ये देखो मैंने इतना करके आपको इसीलिए दिखाया। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे आप बातों को समझ पाए कि हमें ये किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, तो जरा देखिए, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इस बात को डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम लोग लिखना सीख रहे हैं कि रेट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। तो अब आपको बता रहा हूं दो टर्म। एक टर्म बता रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, गौर समझिएगा प्यारे बच्चों, और एक टर्म बताया जा रहा है रेट ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा ये क्या है और किस तरह से लिखे जाते हैं, इस बात को ध्यान दो जरा। देखो मेरे पास एक रिएक्शन है N1A गिव्स N2B, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इस बात को देखते हैं। तो किसी का भी रेट कैसे लिखा जाता है ये बताता हूं। किसी का भी रेट लिखते कैसे, तो जरा देखो, रेट ऑलवेज, एक रेट लिखने का तरीका ये है, कौन सा? फाइनल कंसंट्रेशन। एक रेट लिखने का तरीका बेटा क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, जो मैंने अभी पीछे बताया, और फिर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो आपने टाइम लिया है, टाइम टेकन। ठीक है कि नहीं? ये एक तो लिखने का तरीका ये है। अब दूसरा क्या तरीका है जरा गौर समझो। किसी के भी रेट को लिखने के कितने तरीके हैं, उनमें से तो एक ही है। अब दूसरा देखो, जैसे आप ए का रेट लिखना चाहते हो तो रेट ऑफ ए, गौर समझिएगा, dx बाई dt, ठीक है, इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर t सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर t सेकेंड, t सेकेंड की पावर ऑर्डर ऑफ ए, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ऑर्डर कोएफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। तो देखो एक लिखने का तरीका ये है, ए के रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dA बाई dt इक्वल टू, गौर समझिएगा, के AT की पावर N1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ऑर्डर कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, ये हम लोग बाद में अभी देखेंगे, अभी तो हम लोग इस बात को बता रहे हैं। ये देखो, तो ए को आप ए का रेट ऐसे भी लिख सकते हो, ए का रेट ऐसे भी लिख सकते हो, दो तरह से लिख सकते हो। जैसे आप ए का कंसंट्रेशन, ए का फाइनल कंसंट्रेशन, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम टेकन, जो भी टाइम लगा, एक तो आप इस मेथड से ए निकाल सकते हो। इस मेथड से ए निकालने में इनिशियल भी चाहिए, फाइनल भी चाहिए, टाइम भी चाहिए।
इस मेथड से रेट निकालने में आपको क्या चाहिए, सिर्फ टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए चाहिए, इनिशियल नहीं चाहिए, और ऑर्डर चाहिए, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है कि नहीं, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। इतनी बात समझ पाए, इतना क्लियर है, किसी बच्चे को टेंशन तो नहीं है कैसे करते हैं। ठीक है, दो तरह से निकाल सकते हो, या तो ऐसे, ठीक, या फिर ऐसे। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, जैसे आप मेरी बातों को समझ सको। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन का रेट होता है, और ये क्या होता है जरा देखिए, रेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, उसका कॉफिशिएंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई रिएक्शन ऐसे लिखी है, गौर समझिएगा, तो रेट ऑफ ए क्या है, रेट ऑफ ए ऐसे लिखा जाएगा, देखिए बच्चों, रेट ऑफ ए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे। रेट ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये ए का कांस्टेंट हो गया, ये बी का रेट कांस्टेंट हो गया, पावर n2। मगर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 1 मोल का रेट होता है। रेट ए का कितने मोल का रेट है, n1 मोल का, तो देखो रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय n1, कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यदि इंडिविजुअल के रेट में कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, यदि इंडिविजुअल के रेट में कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल आता है। फिर से बातों को समझिएगा, यदि किसी रिएक्टेंट के रेट में उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी ये अलग अलग चीजें, ए किस रेट से ब्रेक हो रहा है ये अलग चीज है, बी किस रेट से फॉर्म हो रहा है ये अलग चीज है, और रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों अलग चीज है। ठीक है, ए किस रेट से फॉर्म हो रहा है वो ये है, बी किस रेट से ब्रेक, सॉरी, ए किस रेट से ब्रेक हो रहा है वो ये है, बी किस रेट से फॉर्म हो रहा है वो ये है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल रेट में यदि उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल आता है। किसी के भी इंडिविजुअल रेट में यदि उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल आता है। इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, वो कभी कभी दोनों सेम हो भी सकते हैं यदि कॉफिशिएंट 1 हो। यदि कॉफिशिएंट 1 हो तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी ना, है कि नहीं, देख लो, यदि मेरे प्यारे बच्चों कॉफिशिएंट 1 हो तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी कि नहीं आएगी, मगर होती नहीं है, वो तो कॉफिशिएंट पे डिवाइड कर रहा है ना, कि कॉफिशिएंट कैसा है, तो कॉफिशिएंट पे डिपेंड करेगा ना यार प्यारे दोस्त। तो जरा गौर से मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। इत्तेफाक की बात है कि तीनों सेम हो सकते हैं यदि कॉफिशिएंट 1 हो तो, ठीक है। तो यदि कहीं इंडिविजुअल रेट पूछा जा रहा है तो कैसे लिखोगे, और जब उसको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे। जब भी कहीं रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो वो 1 मोल का रेट होता है, तो उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इंडिविजुअल रेट में उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। इंडिविजुअल रेट में उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, ये देखो, तो वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझ रहे हो। इतनी देर में मैंने 2 ही 3 बातें बताई हैं, जरा गौर से इन बातों को ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है। किसी का भी रेट लिखना है तो क्या लिखा जाता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जो टाइम इंटरवल लोगे वही कंसंट्रेशन का भी इंटरवल लोगे, दोनों सेम होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि यार रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा बताया कि इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है। यदि किसी का इंडिविजुअल रेट दिया हो और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यदि किसी का इंडिविजुअल रेट दिया हो और क्या निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना,
रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। मतलब आप ये बात लिख सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सबका एक ही होता है। यदि कहीं हमारे पास ऐसी इक्वेशन लिखी है, देखो प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास कहीं ये इक्वेशन लिखी है तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ ए, ये रेट ऑफ ए है, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी, ये तीनों अलग अलग रेट है, ये आपस में बराबर नहीं है। मगर जैसे ही इनके कोएफिशिएंट से इनको डिवाइड कर दोगे, ये क्या बन गए, रेट ऑफ रिएक्शन बन गए। और रेट ऑफ रिएक्शन तो किसी रिएक्शन का सेम ही होता है ना। ए के डिसोसिएट होने का रेट, बी के डिसोसिएट होने का रेट और सी के फॉर्म होने का रेट, ये तीनों रेट अलग अलग है। मगर जैसे ही इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो ये सब सेम हो जाएंगे और किसके बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के। किसके बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पर मोल होता है, मतलब एक मोल ए को ब्रेक करने में कितना रेट होगा, बी के एक मोल को ब्रेक करने में कितना रेट होगा, सी के एक मोल को फॉर्म करने में कितना रेट होगा। इसी वजह से ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तो बात समझ रहे हो, इंडिविजुअल रेट आपस में बराबर नहीं होते हैं। इंडिविजुअल रेट देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। जब इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तब वैल्यू बराबर हो जाती है। तो इंडिविजुअल रेट बराबर नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं, यदि कोएफिशिएंट 1 है तो हो जाएंगे। मगर रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम होता है। जब भी इंडिविजुअल से रेट ऑफ रिएक्शन में जाओगे, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बातों को समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने रेट पढ़ाया है तो हम रेट के क्वेश्चन पे ही आएंगे। तो रेट के जरा क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। गौर से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है? आपको नए तरीके बताऊंगा क्वेश्चन करने के, और बहुत सिंपल से, इसमें कुछ करना ही नहीं होगा। देखिएगा बस, आप मेरी बातों को समझिएगा। एक रिएक्शन ये लिखी है, a + 3b = 4c। दिया क्या है आपको? दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a is -1.2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट। अब कितनी बातें वो हमसे पूछ रहा है, गौर से समझिएगा। पहली बात वो पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। पहला क्वेश्चन तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि सी के फॉर्मेशन का रेट बताओ। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। दूसरा क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड बताऊंगा। एक पहला बुक का मेथड जो तुम हमेशा करते आए हो, एक दूसरा जो मेरा मेथड है वो, उसमें पेन नहीं चलाना पड़ता, जो मेरा मेथड है देखते ही क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले तो बुक वाला मेथड छाप दूं। मेथड नंबर 1 देखो, मेथड नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों? आपको किसका रेट पूछ रहा है, सी का। दिया किसका रेट है, ए का। दो रेटों को आपस में बराबर करने का देखो ये कॉन्सेप्ट है। ए का रेट सी के रेट के बराबर हो सकता है यदि उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो हमने ए का रेट दिया है और सी का पूछ रहे हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेट ऑफ ए बराबर 1/4 रेट ऑफ सी। यदि इंडिविजुअल रेट को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो इंडिविजुअल रेट बराबर हो जाते हैं। यदि इंडिविजुअल रेट को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो इंडिविजुअल रेट बराबर हो जाते हैं। ए का रेट हमें दिया है, मैंने लिख दिया। ये बात आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस बात को रिप्रेजेंट करता है कौन, माइनस साइन, बस। ठीक है, तो माइनस तो हमें लिखना नहीं होता है क्योंकि वो तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो रेट कभी माइनस थोड़ी होता है, रेट तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो जब सॉल्व कर लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 × 10⁻⁻⁴। ये देखो आंसर आ गया। पहला तो मेथड ये है किसी क्वेश्चन को करने का, ये मेथड आपने बुकों में भी देखा है। अब मेथड नंबर 2 बताता हूं। मेथड नंबर 2 में क्या है, कुछ करना ही नहीं होता है, आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं करना होता है, आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। मैं तो वही लगाता हूं,
कैसे करना होता है बस ये सिखाता हूं, गौर से मेरी बात समझिएगा। जरा बताओ जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, गौर से मेरी बात समझना, रेट का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। गौर सुनिएगा, रेट का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब टाइम तो यार सबके लिए सेम ही होगा ना, जिस कंटेनर में ए पड़ा है उसी कंटेनर में बी पड़ा है, उसी कंटेनर में सी फॉर्म हो रहा है, तो तीनों के लिए रेट तो सेम ही है। जैसे गौर समझिएगा, मैंने 1 घंटे पढ़ाया तो कितना टाइम लिया? 1 घंटे, और तुमने 1 घंटे पढ़ा तो दोनों के लिए टाइम तो सेम ही है, क्योंकि दोनों लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम दोनों लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो टाइम सेम है। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा वही रेट का चेंज होगा, जो मोल का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो होगा। अब मेरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, गौर समझो। यदि यार कहीं पर ये देखो, यदि टाइम सेम हो जाएगा तो जो मोल का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पर टाइम सेम हो जाए तो जो मोल का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो होगा। अब यार पूरी रिएक्शन के लिए टाइम हमेशा सेम होता है, ऐसा थोड़ी होता है ए के लिए अलग टाइम है, बी के लिए अलग टाइम है, सी के लिए अलग टाइम है। चेक कर लो, सब एक ही कंटेनर में तो है। तो गौर से मेरी बात समझिएगा, ये रेटी फर्जी चीज है, 2 सेकंड में निकल आएगा बिना कुछ पढ़े, बस दिमाग चलाइएगा, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा। जो मोल का रेशियो होता है वही रेट का रेशियो होता है। जरा समझो, 2 मोल ए के डिसोसिएट होने का रेट ये है, 2 मोल ए के डिसोसिएट होने का रेट ये है, तो 4 मोल सी के फॉर्म होने का रेट क्या होगा? इसका जस्ट डबल, है कि नहीं? इसका जस्ट डबल। 2 मोल डिसोसिएट होने का रेट ये 1.2 इंटू 10 की पावर -4, तो 4 मोल सी के फॉर्म होने का रेट क्या होगा? मोल डबल हुए तो रेट डबल हुए। जो मोल का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो होगा। बैलेंस रिएक्शन में चेक करोगे, इसका मतलब तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आता है तो रेट वाले क्वेश्चन अपने आप आते हैं। ये सब फर्जी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ना करो तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 मोल के डिसोसिएट होने का रेट इतना है तो 4 मोल का कितना होगा? डबल। देखो आंसर डबल ही आ रहा है, पढ़ लो, है। तो जो मोल का रेशियो होता है वही रेट का रेशियो होता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में टाइम सेम ही चलता है रेट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सब एक ही कंटेनर में तो प्रेजेंट है यार मेरे दोस्त। तो कॉन्सेप्ट समझ पाए? कॉन्सेप्ट क्या है? जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। तो इसका मतलब 2 मोल के ब्रेक होने का रेट ये है, तो 4 मोल के फॉर्म होने रेट क्या होगा? मोल डबल हो गए, रेट भी डबल हो गया। ये देखो आंसर आ गया। पेन चलाना ही है, हमसे कोई पूछता तो मैं देखता 2 मोल का दिया है, 4 मोल का पूछ रहा है, क्या हुआ? मोल डबल हो गए तो रेट भी डबल हो जाएगा। देखो आंसर वही आ रहा है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन बी पार्ट समझो, ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, अब बी पार्ट पूछ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल रेट में यदि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। ये देखो, इंडिविजुअल रेट में यदि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। ए का रेट कितना है ये, और ए का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? इसमें 2 से डिवीजन कर दो तो 0.6 इंटू 10 की पावर -4 आंसर आ जाएगा। 0.6 इंटू 10 की पावर -4 आंसर आ गया। अब दूसरे मेथड से निकालना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 मोल का रेट होता है। 2 मोल का रेट इतना है तो 1 मोल का रेट कितना होगा? 0.6 इंटू 10 की पावर -4। 1 मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, 1 मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। 2 मोल ए के ब्रेक होने का रेट इतना है तो 1 मोल के ब्रेक होने का क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो, या फिर मैथमेटिकल फॉर्म समझ के रखो जो आपको बुकों में पढ़ाया जाता है, इंडिविजुअल रेट में कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो रेट बन जाता है। ठीक है, जो मैंने भी पढ़ाया कि इंडिविजुअल रेट में कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो रेट बन जाता है। फिर मैंने आपको थोड़ा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट भी दिया। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, पहला पॉइंट। जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 1 मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो 1 मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। 2 मोल का रेट इतना था, 4 मोल का रेट कितना होगा? मोल डबल हो गए, रेट डबल हो गया। 2 मोल का रेट इतना था तो 1 मोल का कितना होगा? आधा हो जाएगा। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को तुम बिना पेन चलाए कर देंगे यार, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 मिनट में हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आप चाहे ऐसे करें और चाहे तो ऐसे करें। क्यों? क्योंकि अचानक यदि हम आप में मॉडिफिकेशन लाते हैं तो टेंशन होती है, मगर यार मेरे कॉन्सेप्ट होते बहुत इजी है, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ता, 2 मिनट में हो जाते हैं।
और ना हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एक ही फार्मूले या एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग जल्दी से क्वेश्चनों को कर सके। तो रेट की बात समझ गए कि रेट वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। एक दो क्वेश्चन रेट के मैं करा भी देता हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए। देखो बच्चों, रेट के एक दो क्वेश्चन करा भी देता हूं। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, तो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जरा इनको अच्छे से देखो, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस N2O5 गैस 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन। N2O5 का रेट पूछ दिया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, हम तो बिना पेन चलाए कर देंगे, ठीक है। कैसे, इसका रेट दिया है और इसका पूछ रहा है, तो 1 मोल का रेट कितना है, इतना, और ये कितने, 2 मोल। 2 मोल का रेट क्या होगा, डबल। तो इसका मतलब इसका रेट तो आ गया यार इसका डबल, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं बच्चों, बस आंसर हो गया। इसका रेट क्या है, 1 मोल का रेट कितना है, इतना, तो आधे मोल का क्या होगा, तो मोल आधा हुआ तो रेट भी आधा हुआ, तो इसका आ जाएगा इतना। ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इससे किया करो, ठीक है। आंसर आ गया, चेक कर लो। डबल कौन होगा, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो सेम कह रहा है, ये देखो डबल हो रहा है, ठीक है, और ये आधा हो रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। एक बार अपना कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। ये देखो आंसर हो गया। अब आप कैसे करते हो, आप ऐसे करते हो, आप कहते हो 1/1 रेट ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ NO2, ऐसे। अब आप रेट ऑफ N2O5 की वैल्यू डालते हो, है ना, आप इतना काम करते हो। मगर यार मुझे नहीं लगता कि इससे रद्दी क्वेश्चनों में ऐसा कुछ करना है। आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, जो रेट का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, तो मोल के रेशियो को ही रेट का रेशियो मान के तुरंत निकाल दो। अब देखो आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा, मगर हमें इतना पेन एंड सब चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये देखो यार मेरे दोस्त, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखोगे क्या, जो रेट का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, मोल का रेशियो होगा, ठीक है। 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस चीज को देखो यार, इन ए रिएक्शन BrO3 नेगेटिव इक्वल्स प्लस 5Br नेगेटिव इक्वल्स प्लस 6 वाटर, ये गलत लिखा है, यहां पे लिखा होगा 3Br2 गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। वो कह रहा है कि Br2 का रेट ब्रोमाइड आयन के रेट को बताओ। तो रेट कैसे बराबर किए जा सकते हैं, ये सबको मैंने पहले ही बढ़ा रखा है। इसका रेट कैसे बराबर किया जा सकता है, 1/5 रेट ऑफ Br नेगेटिव, इसको बराबर इसके कैसे करोगे, 1/3 रेट ऑफ Br2 नेगेटिव। इंडिविजुअल रेट में कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, बराबर हो गए। अब सॉल्व कर लोगे कौन सही आंसर है, देख लो यार, निकाल लोगे सारे बच्चों कौन सा सही आंसर है। देखो एक आंसर तो ये आ गया, जैसा इन्होंने दे रखा है उसी में देख लीजिए। अच्छा माइनस प्लस भी लगा रखा है तो माइनस प्लस भी बता देते हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आता है माइनस, क्यों, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा होता है, डिक्रीज, तो ये आ गया माइनस, और इसमें क्या रहता है, प्लस। देख लो यार ये आंसर आ रहा है। अब देख लो ऐसा कौन सा आंसर है जो इस बात को मैच करता है, उसी को हम टिक कर देंगे। एक तो ये मैच कर रहा है, इसको इधर ले जाओगे तो -3/5 रेट ऑफ Br नेगेटिव dt आ गया, है ना। और यदि ये मैच कर रहा है तो ये मैच नहीं करेगा, अच्छा ये मैच करेगा, ये मैच नहीं करेगा, क्यों, ये क्या है, ये इधर आएगा तो 3 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, है ना। अब इसको देख लो, ये भी वही लिखा है -3/5, अच्छा इसमें माइनस नहीं लगा है तो ये भी गलत है, माइनस भी लगेगा, है ना। तो ये देखो इस तरह से कर लोगे ना कि किस तरह से हमारे रेट चलेंगे, मगर Br2 का रेट है तो Br2 का रेट तो प्लस होगा, Br2 का रेट थोड़ी माइनस होगा, है ना। तो ये वाला गलत है, ओ सॉरी ये वाला सही, क्योंकि Br2 प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का रेट प्लस में लिखा जाएगा,
है ना, रिएक्टेंट का रेट माइनस में लिखा जाएगा। तो देख रहे हो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस रेशियो को बराबर कर देना है। आगे आओ, फॉर ए रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में अमोनिया का रेट दिया है, अब पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया का रेट देके हाइड्रोजन का रेट पूछ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में किसी एक का रेट दे दिया जाए तो तुम सबका रेट निकाल सकते हो और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक। अब अमोनिया का रेट दिया है तो 2 मोल का रेट कितना है, इतना, तो 3 मोल का रेट कितना होगा, तो 2 मोल का रेट 2 × 10⁻⁴ है, तो 1 मोल का कितना हुआ 1 × 10⁻⁴, तो 3 मोल का कितना हुआ 3 × 10⁻⁴। बस हो गया, बात समझ पाए। 2 मोल का रेट ये है तो 3 मोल का रेट क्या होगा, यही तो निकालना है। तो 2 मोल का रेट 2 × 10⁻⁴, तो 1 मोल का रेट 1 × 10⁻⁴, 3 मोल का रेट 3 × 10⁻⁴, आंसर आ गया। यदि कोई बच्चा ऐसा ना करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट बराबर रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। अब इसको सॉल्व कर लो, ये निकाल लो, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार, ऑर्डर वाले अभी हम लोगों ने नहीं बताए। चलिए अब हम फिर वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, क्यों, क्योंकि अभी ऑर्डर पढ़ाया नहीं है, तो जहां तक पढ़ाया है वहां तक के क्वेश्चन करा दिए। ये देखो, अब इसी पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हमसे, जरा इस बात को समझिएगा। किसी ने क्वेश्चन ऐसे पूछा तो हम कैसे निकाले। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, गौर से समझिएगा। मैंने लिखा Br2 प्लस 6 वाटर गिव्स 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6 OH, 6 OH। तो 6 OH को हम यहां लिखेंगे 3H2 और यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे 6 OH। देखो बच्चों, ये एक रिएक्शन दी है, ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखिए। इस रिएक्शन में मैंने कहा रेट ऑफ Br2 ये है dx/dt, ठीक है, माइनस का K1, गौर समझिएगा, Br2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br नेगेटिव ये है K2 Br2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव ये है K3 Br2। अब वो पूछ रहा है, 2 बातें पूछ सकता है आपसे। 2 बातें क्या क्या पूछ सकता है, पहली K1 K2 और K3 में रिलेशन, कि यार इनका रिलेशन क्या होगा। पहली बात तो वो हमसे ये पूछ सकता है। दूसरी प्यारे बच्चों क्या पूछ सकता है कि इनके बीच में कौन सी इक्वेशन सही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, इनके देखो रेट दिए हुए, अब आपको पता है इक्वेशन कैसे बराबर की जाती है, सभी बच्चों को पता है ना इक्वेशन कैसे बराबर की जाती है। इक्वेशन कैसे बराबर करते हो, क्या करो, यदि कोएफिशिएंट से बराबर डिवाइड कर दोगे तो रेट इक्वल हो जाएंगे। तो देखो मैंने इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, ये देखो ऐसे। अभी एक और भी तरीका बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे। फिर मैंने इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, और फिर मैंने इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, तो ये आपस में बराबर हो गए। इंडिविजुअल रेट में यदि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो बराबर कर सकते हो, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाते हैं। अब इनकी वैल्यू डाल दो, तो ये K1/3 आ गया, ये K2/5 आ गया और ये K3/1 आ गया। Br2 सब में कट जाएगा। इसके रेट की वैल्यू डाली K1 Br2, इसके रेट की वैल्यू डाली K2 Br2, इसके रेट की वैल्यू डाली K3 Br2, तो Br2 तो कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। पहला आंसर ये आ गया। अब किसी ने कहा ऑर्डर बताओ, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर कैसे बताओगे, गौर समझिएगा। ऑर्डर कैसे बताएंगे, ऑर्डर कैसे बताओगे, इसको आप x के बराबर मान लो, मैथ थोड़ी लगा लो। तो a की वैल्यू कितनी आई 3x, K2 को बराबर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5x, K3 को बराबर करोगे तो x। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है K2 की, तो K2 सबसे बड़ा है, फिर K1 बड़ा है, फिर K3 बड़ा है। यदि ऑर्डर पूछ रहा है तो हमने ऐसे कर दिया, इक्वेशन पूछ रहा है तो ये कर दिया। अब कोई बच्चा कहता है कि हम पेन नहीं चलाएंगे फिर भी आंसर बता दो, 2 मिनट में आ जाएगा, गौर समझिएगा।
ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट है, हटा दो। अब बताओ रेट किसका ज्यादा होगा? तो देखो इसके 3 मोल का रेट है, इसके 5 मोल का रेट है, इसके 1 मोल का रेट है, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो सबसे बड़ा रेट किसका है? Br2 का, तो सबसे बड़ा K1 होगा। देख लो आपने यहां पे, देखो सारा सही हम लोगों ने लिखा है, और सॉरी सबसे बड़ा रेट किसका है? Br का। Br निगेटिव में 5 मोल है, 5 मोल का रेट सबसे बड़ा होगा ना, जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, कॉन्सेप्ट समझना, जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। एक तो कॉन्सेप्ट है ये लगाने का, दूसरा 5 मोल 3 मोल 1 मोल, जिसका मोल ज्यादा उसी का रेट ज्यादा। अब इसके कितने मोल है? 5, तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, और इसके रेट की वैल्यू ये लिखी है, ये तो सब में बराबर है, तो इसका मतलब K2 सबसे बड़ा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। फिर कौन होगा? K1, फिर सबसे कम क्या होगा? K3। देखो यही ऑर्डर लिखा है, यही ऑर्डर लिखा है, आप चाहो तो ना करो फिर भी हम आंसर बता देंगे। क्यों? 5 मोल ये है, जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, इसके 5 मोल बनते हैं, इसके 3 मोल खत्म होते हैं, इसका 1 मोल बनता है, और सब में Br2 तो सेम हो गया, तो इसका मतलब इनके K अलग अलग है। और K किसका ज्यादा है? रेट यदि इसका ज्यादा है तो इसका K भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ी वैल्यू आनी है ना। मैं तो समझ पा रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ी वैल्यू आनी है, तो चाहो तो एक साथ कर सकते हो, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी का K ज्यादा होगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी का K ज्यादा होगा। देख लो 5 मोल वाला, फिर 3 मोल वाला, फिर 1 मोल वाला, नहीं तो ये वाला तरीका तो आपको पता ही है। इंडिविजुअल रेट को बराबर करने का तरीका क्या है? उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बराबर कर दो। इंडिविजुअल रेट मिल गया, अब कोएफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल जाता है। कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? अब आगे चले, रेट वाले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कर लोगे ना? रेट वाले क्वेश्चन कर लोगे? बात समझ पाए रेट वाले क्वेश्चन कैसे करने? कोई दिक्कत तो नहीं है? रेट वाले क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेंगे ना? आगे बढ़े। अब जरा देखो यार, कोई क्वेश्चन इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर जरा गौर से फोकस करिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 ही जगह से क्वेश्चन आते हैं, या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन से आते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन हमारे पास खूब आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन इनको आप अच्छे से करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन को घुमाते हैं तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। जैसे मेरे पास ये एक इक्वेशन लिखी है, गौर से बात को समझे, ये एक हमारे पास इक्वेशन है ऐसे। अब मैंने इसकी एक रेट इक्वेशन बनाई, dx by dt, या फिर रेट। अब देखो रेट इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। रेट इक्वेशन है, इसी को कहा जाता है रेट लॉ इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले रेट कांस्टेंट, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकेंड, और उनकी पावर। ये देखो किसी भी रिएक्शन की रेट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल है। किसी भी रिएक्शन की रेट इक्वेशन आप नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि पावर नहीं पता होती है। जो कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? गौर समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कंसंट्रेशन। रेट लॉ इक्वेशन में, रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? x प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a कितना है? यदि वो पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a बताओ, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? x। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b बताओ, तो b के ऊपर की पावर कितनी है? y। तो b के रिस्पेक्ट में कितना है? y। a के रिस्पेक्ट में कितना है? x। और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? सम। तो पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है। Order of reaction, chemical reaction, is defined as the sum of the power of concentration of the reactants in the rate equation that is a particular chemical reaction.
किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन होती है उनमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई है, a के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है तो a की पावर, b के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है तो b की पावर। अब एक एक करके मेरी बातों को समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी निगेटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक ऑर्डर निगेटिव हो गया, टोटल ऑर्डर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। एक ऑर्डर जैसे निगेटिव हो सकता है, बी का ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, टोटल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 3/2 भी आ सकता है, हाफ भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान रखिएगा 3 होता है इन जनरल, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं निकाल सकते यदि सिर्फ इक्वेशन गिवन है, कोई डाटा दोगे तो हम निकाल सकते हैं। गौर समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से आती है। हमें क्या पता ऊपर पावर कितनी आएगी, ऊपर पावर ये कोफिशिएंट नहीं है, देखो इसके कोफिशिएंट n1 है n2 है, मगर पावर x और y लगी है, तो उसके ऊपर पावर कौन सी आएगी हम लोगों को नहीं पता होता, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। और इन्हीं का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यदि कोई डाटा दोगे तो हम निकाल देंगे, बिना डाटा के हम नहीं निकाल पाते हैं, है ना। यदि आप सिर्फ रिएक्शन लिख के छोड़ दो कि यार इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, तो नहीं निकाला जा सकता है, वो जिसको याद है बस वही बता सकता है। मगर यदि उसका कोई डाटा देते हो, कंसंट्रेशन देते हो या अदर वैल्यू देते हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन प्यारे बच्चों लिखी जाती है उसमें कंसंट्रेशन की पावर का सम है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो सकता है, 3। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो ध्यान रखिएगा जब तक कोई डाटा ना दिया जाए तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कोई मेरे से बोल दे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो क्या, कौन सी रिएक्शन, CH3COOH प्लस NaOH गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, तो हम कहेंगे नहीं। मगर यदि कोई डाटा दोगे, कोई इंफॉर्मेशन दोगे तो हाँ निकाल देंगे। कौन से डाटा देने पर निकाला जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ गए क्या होता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जगह से आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट दो ही जगह से क्वेश्चन आता है, ये मान के चलो 99% पेपरों में इसी जगह से क्वेश्चन गिरता है, नहीं तो फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी से गिरता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ पाए क्या, किसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट की इक्वेशन होती है उसके ऊपर जो पावर है उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के ऊपर की पावर ए के रिस्पेक्ट का ऑर्डर, बी के ऊपर की पावर बी के रिस्पेक्ट का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई कंपल्सन नहीं है कि बराबर होगी और ना कोई कंपल्सन है कि बराबर नहीं होगी। मतलब x की जगह पे n1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, कहानी को आगे बढ़ाएं। अब जरा देखो यार, इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक मैंने इक्वेशन ये लिखी है, गौर से मेरी बात समझिएगा, ऐसे। तो इसकी ऑर्डर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, dx/dt के a की पावर x, है ना। n भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, ये आया। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट, किसी बच्चे ने कहा सर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालें। तो जरा देखो, मैंने कहा था डाटा दिया जाता है, तो डाटा में क्या गिवन किया जाता है, जनरली डाटा में गिवन किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डाटा में दिया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
डाटा में क्या देगा, कंसंट्रेशन देगा, और उसी कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो देगा। जब भी कहीं ऐसा दे के ऑर्डर पूछा जाए तो जरा गौर समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। देखो कॉन्सेप्ट लगाना है CI, C इनिशियल C फाइनल की पावर, जैसे ये एक इक्वेशन है, जरा समझिएगा, ये एक इक्वेशन है N1A प्लस N2B गिव N3C। अब देखो डाटा क्या है, डाटा कैसे देगा, A का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N, N क्या है, ऑर्डर है, इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, ये A के लिए था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, कि पावर M, ये B का ऑर्डर हो गया, बराबर इनिशियल रेट अपॉन फाइनल रेट। आप ये कॉन्सेप्ट चिपकाओगे, कैसे अप्लाई किया जाता है अभी क्वेश्चनों में मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आप आराम से समझ पाओगे कि ये क्या है। हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, यदि कहीं हमसे ऑर्डर पूछा जाता है तो वेयर कौन कौन क्या है ये समझ लो, N क्या है, N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, M क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। बात को समझ पा रहे हो बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का मैंने आपको एक अलग तरीका सिखाया है, वो कैसे अप्लाई होगा अभी मैं सिखाऊंगा, टेंशन न लो। पहला पॉइंट जरा समझो, CI डिवाइडेड बाई CF, मतलब A का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A का फाइनल कंसंट्रेशन की पावर N, N क्या है, ऑर्डर, इनटू B का इनिशियल कंसंट्रेशन, B का फाइनल कंसंट्रेशन की पावर M, M क्या है, B का क्या है, B का ऑर्डर है, ऐसे सो ऑन। यदि और ज्यादा रिएक्शन है तो ऐसे लिखते जाओ, फिर इनिशियल रेट अपॉन फाइनल रेट, ऐसे। अब ये कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको अप्लाई करना सिखाता हूं, ठीक है। इसके दूसरे तरीके भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, उनको भी करेंगे, पहले इनको अप्लाई करना सिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन में कर चुका था, अब कुछ वो क्वेश्चन करते हैं जो ऑर्डर के क्वेश्चन है, जैसे आपको ऑर्डर निकालना आए, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ो। इन ए रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, मैंने कहा था रिएक्शन दोगे तो ऑर्डर नहीं बता पाएंगे जब तक डाटा नहीं दोगे। देखो डाटा आगे दे रहा है, रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, रेट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट A एंड B डबल, द रेट लॉ ऑफ इक्वेशन इज रिटन एज। ये देखो उन्होंने डाटा दिया, अब देखो हम 2 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। उन्होंने कहा कि यार ये एक इक्वेशन है, इसकी रेट ला इक्वेशन बनाओ, तो हम सबको पता है रेट ला इक्वेशन कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के A की पावर ऑर्डर B की पावर ऑर्डर, ऑर्डर तो हमें पता नहीं है। अब ये हमें x और y की वैल्यू निकालनी। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया निकालने का, मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना, बस ये मुझे सिखाना है। देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है, A is rate is double when the concentration of B is double। B का कंसंट्रेशन आप डबल करते हो तो रेट डबल हो जाता है, तो इसका मतलब पहले B का कंसंट्रेशन C था, फिर तुमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये B के रिस्पेक्ट में चल रहा है, B का ऑर्डर हमने कितना माना है, Y, ये देखो डबल कर दिया। A का तो सेम ही है, A के बारे में कुछ नहीं कह रहा है ना पहले वाले स्टेटमेंट में, जब A के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब A का रेट क्या है, कांस्टेंट, चाहो तो लिखो और चाहो ना लिखो, नहीं तो पहले A का कितना था, C, फिर क्या रहा, C। आप चाहे तो लिख दे और चाहे तो ना लिखे, और मैं तो कहूंगा मत लिखो, जब उसका रेट चेंज ही नहीं हो रहा तो क्यों लिखोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। तो देखो B का कंसंट्रेशन पहले हमने सपोज किया C, फिर कितना हो गया 2C, पावर ऑर्डर बराबर, और कोई कंसंट्रेशन में चेंज हो ही नहीं रहा, A के कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है तो A का मत लिखो, ठीक है। ऑर्डर क्या हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, द रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। तो पहले रेट कितना था R, अब रेट कितना हो गया 2R, बस सॉल्व कर लो, 1/2 की पावर Y, 1/2। अब आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावर सेम हो जाती है, मैथ्स लगा दी है, बेस सेम है तो पावर सेम है, इसका मतलब Y की वैल्यू कितनी आ गई 1,
इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। तो ये तो आ गया ये कि b के पावर 1 है। अब a का निकालना बाकी है। a का कैसे निकलेगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट लो। दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, रेट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर डबल। यदि दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट 8 टाइम हो जाता है। तो कर दो। देखो पहले a का c था, फिर तुमने डबल कर दिया। b का इसका पावर कितना है x, b का c था, फिर तुमने डबल कर दिया y। तो रेट कितना हो जाता है 8 टाइम्स हो जाता है। ये देखो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब ये कितना हुआ 1/2 की पावर x, ये कितना हुआ 1/2 की पावर y, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। ये कितना हुआ 1/8। अब आपने देख के ही आंसर आ गया होगा। ये कितना आ गया 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। क्यों 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 2। 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 2। x बराबर बेस बराबर है तो पावर बराबर हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई तो हमारा यहां पर भी 2 आ गया। तो रेट ला इक्वेशन क्या बनी है, रेट इक्वल टू k a की पावर 2 b की पावर 1। ये वाला नहीं है, फिर a की पावर 2 b की पावर 1 d वाला है, a की पावर 2 b की पावर 1। तो बात समझ में आए, जब भी रेट वाला क्वेश्चन आए तो कुछ मत करो, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। और यदि सिर्फ एक का चेंज हो रहा है तो एक ले लो, 2 का चेंज हो रहा है तो 2 ले लो, यदि ऐसे 3 का चेंज होता तो 3 ले लेते, और बस फिर छोटी सी मैथ से सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर आ जाता है। अब एक आध क्वेश्चन और इस पर करते हैं जैसे हम इन बातों को समझ पाए। अब इस क्वेश्चन को देख लो जरा प्यारे बच्चों कि ये क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट कौन है, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये तो सबसे गलत स्टेटमेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कोई होल नंबर थोड़ी होता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 0 हो सकता है, तो यही गलत है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय ओनली एक्सपेरिमेंटली, ये तो बता ही चुका हूं। तो ये क्वेश्चन इजी था, इसको छोड़ देता हूं। अब ये देखो एक डाटा वाला क्वेश्चन और आ गया। क्या पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a + b = c + d फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिर रेट इक्वेशन पूछी जा रही है प्यारे बच्चों। अब मेरे को बताओ रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट, चौथा। तो कोई 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर लो। क्यों, क्योंकि हम C1/C फाइनल लिखते हैं ना, तो कोई 2 सेलेक्ट कर लो। कौन से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं आपकी मर्जी है, कोशिश ये करो कि वो सेलेक्ट करो जिसमें कंसंट्रेशन का चेंज बहुत कम हो। जैसे कोई भी 2, मैंने ये देखो पहला सेलेक्ट किया, चौथा सेलेक्ट किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो A की पावर आ जाएगी। कैसे लिखा, इसको आपने कहा CI, इसको कहा C फाइनल, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.1/0.4 की पावर, A की पावर क्या मान ली n। अब ये तो आप समझ गए होंगे, 0.1/0.1 की पावर m इक्वल टू रेट क्या है 6.0 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2.4 × 10 की पावर -2। अब ये क्या आया 1/4 की पावर n। अब ये तो 1 आया, 1 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, तो यहां तो m का तो कुछ आएगा ही नहीं। इसको डिवाइड करो, क्या आया 1/4। तो अब आप समझ गए होंगे n की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यार a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब रेट इक्वेशन इक्वल टू k, a के रिस्पेक्ट में आ गया 1। अब हमें बस b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखना है। एक आ गया, बात समझ पाए कैसे किया। पहला और 4th नंबर का एक्सपेरिमेंट मैंने कंपेयर किया। किसी ने कहा ऐसा क्यों किया, पहला दूसरा क्यों नहीं किया। पहला दूसरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात ये a का भी चेंज हो रहा है, b का भी चेंज हो रहा है, तो m भी चेंज होगा, n भी चेंज होगा, तो निकले कैसे, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल फंस जाएगा। तो कोशिश करो कि ऐसे 2 कंपेयर करो जिनमें एक ही का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, तो तुरंत वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल बनेगा। इसीलिए मैंने पहला और 4th उठाया है।
आप चाहें तो दूसरा और तीसरा उठा लो तो बी का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे में क्या है, ए सेम है। तो मैंने दूसरा और तीसरा उठा लिया। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.3, और जो सेम है आप चाहो तो उसको लिखो और चाहो तो ना लिखो। वैसे ना लिखो, क्यों टाइम बर्बाद करें। 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, रेट क्या हो रहा है 7.2 डिवाइडेड बाई 2.88, ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -1 है। अब ये तो कैंसिल ही हो गया, सेम है। ये क्या आ गया 1/2 की पावर m बराबर। बात समझ रहे हो कैसे किया भाई, इनके कंसंट्रेशन सेम है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया। 1 की पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1 हो गया। अब ये क्या है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 की पावर m, इसका क्या है ऑर्डर m है। इनको डिवाइड कीजिए, अब जरा देख के बताओ क्या आएगा। 7 चौक 28 होता है, तो ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो m की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2, यहां रख दिया। बात समझ पाए कैसे किया। कोई दो सेट कंपेयर करने हैं, आप वो दो सेट उठाओ जिसमें एक वेरिएबल हो, मतलब किसी एक का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, उससे जल्दी निकलेगा। नहीं तो दोनों की पावर को सॉल्व करना टफ होता है। मैंने आपको कहा C1 अपॉन C फाइनल की पावर n, C2 अपॉन C फाइनल की पावर m बराबर रेट इनिशियल अपॉन रेट फाइनल। इससे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नया कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत है। क्यों आप ऐसा नहीं करते हो, आप वही बुक वाले कॉन्सेप्ट चिपकाते हो, लेंदी जो लिख दिया उन्होंने वही लगा दिया। थोड़ा सा हम लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी। साइंस का मतलब होता है इनोवेशन करना, ठीक है। हम इनोवेट करते हैं, नए कॉन्सेप्ट लाते हैं, इजी कॉन्सेप्ट लाते हैं, जैसे हमारा बच्चा आसानी से क्वेश्चनों को कर पाए। क्यों, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है उसको इनोवेट करो और इजी बनाओ। ये नहीं कि जो बुक में लिखा है वही छापे चले जा रहा है दूसरों टीचरों की तरह। तो गौर से ध्यान रखिए कैसे करना, कर पा रहे हो ना, इजी तो बहुत है यार, बस कंसंट्रेशन को डिवाइड करो। मैं होता हूं तो मैं तो बिना पेन चलाए कर देता हूं। कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा है। कैसे, देखो ये कंसंट्रेशन सेम है तो ये कितना लिखा है 1/4, इनको डिवाइड किया, ये भी लिखा है 1/4, तो इसकी पावर n है 1/4, इसकी पावर भी 1 है, तो n = 1 आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया 1/2, इन दोनों को डिवाइड किया 1/4, बेस सेम करना है तो 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 2, तो m = 2 आ गया। अब ऐसा कौन सा आंसर है, आई थिंक ऐसा आंसर ये वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह का। ये हमें लग रहा 2 बार लिख दिया कि अलग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन बच्चों। फॉर ए रिएक्शन A + B = प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ये तो कर ही लोगे यार, डिट्टो उसी तरह से है ना, एग्जाम में 2 बार आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कर लोगे इसको, रिएक्शन को कर लेंगे आप लोग। एक बार मैं कर देता हूं, जरा समझिए क्वेश्चन क्या है। The bromination of acetone that occurs in a acidic solution is represented by this equation. CH3CO CH3 acetone है प्लस Br2 है, ये इक्वेशन दी है। The kinetic data given है आपको पास, ठीक है। Disappearance of Br2 is on the basis of data rate equation is। अब यार रेट इक्वेशन पूछ रहा है तो सभी बच्चों को पता है रेट इक्वेशन पूछोगे तो रेट इक्वल टू क्या आएगा K, एसीटोन की पावर ऑर्डर हमें नहीं पता है, HIN की पावर ऑर्डर हमें नहीं पता है, Br2 की पावर ऑर्डर हमें नहीं पता है ना। अब ये देखो रेट यहां दिए हैं, इक्वेशन यहां दी है। अब कंपेयर करते चले जाओ, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो समझो। एसीटोन का रेट सेम है, Br2 का रेट सेम है, तो पहले ये वाला उठाओ, ये दोनों। क्यों, इसका रेट सेम है, इसका रेट सेम है, सिर्फ इसका रेट वेरिएबल है, तो H का पावर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं, बस समझ गए। 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर कुछ भी ले लो m। अब इस पोर्शन का रेट, दूसरा और तीसरे का रेट क्या है, रेट ये है, तो रेट का भी रेशियो लिख लो 5.7 डिवाइडेड बाई 1.2, 10 की पावर 5 है और ये 10 की पावर 4 है। अब जरा देख के बताओ क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो। तो बेटा देखो ये तो आ गया कितना 1/2 की पावर m, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया मैंने। क्यों, बाकी का कॉस्ट कंसंट्रेशन सेम है, तो सेम है तो वो तो कट ही जाएंगे, सिर्फ जो वेरिएबल है वो उठाया है। अब इसको सॉल्व करके जरा कोई प्यारा बच्चा बता सकता है ये कितना आएगा, प्लीज यार हेल्प करो इसको। ये 10 की पावर 5 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो 14 लगभग 2 के आसपास आएगा, है ना,
लगभग कितना आएगा 2 के आसपास वैल्यू आएगी। तो ये अप्रॉक्स 2 के आसपास की वैल्यू आ रही है ऐसे। तो m की वैल्यू कितनी निकल आई, सब बच्चे जानते हैं m की वैल्यू कितनी निकल आई 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है 1। इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है। ये भी गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसमें ऑर्डर 2 लिखा है। या तो ये आंसर पॉसिबल है या ये आंसर पॉसिबल है। अब अगला कंपेयर कर लो कोई, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो, हम इनको कंपेयर करते हैं पहले और दूसरे को। क्यों? इसके कंसंट्रेशन सेम है, इसके कंसंट्रेशन सेम है, तो Br2 का रेट निकल आएगा। डायरेक्ट कर दूं 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर n। रेट पहला और दूसरे का रेट क्या है, सेम है। और यदि पहले और दूसरे का रेट सेम है तो सभी बच्चों को पता है कैसे आएगा, बहुत इजी है ये तो। देखा, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। 1/2 की पावर n बराबर 1। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स की तरह से, 1/2 की पावर n, तो 1 को क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 0। बेस सेम हुए, पावर सेम हो जाएगी तो n इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब Br2 के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों रेट कितना आ गया, 0 आ गया। और Br2 के रिस्पेक्ट में 0 आ गया तो ये वाला भी कट गया। इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। बात समझ पाए कैसे करना है क्वेश्चन को? तो जरा देखो यार, बड़ा चाहे जितना क्वेश्चन हो हम 2 मिनट में निकाल लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना है बस। कंपेयर करने की कोशिश किसको करो, जिनके कंसंट्रेशन में चेंज हो, बाकी के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जैसे एक इक्वेशन एक वेरिएबल बने, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। यदि एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो एक से ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना यार दोस्त। इसी वजह से मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट उठाया, एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट उठाया और एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट उठाया। क्यों? इस एक्सपेरिमेंट में 2 कांस्टेंट है, ऊपर वाले में भी 2 कांस्टेंट है, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को कर लोगे। ये रेट वाले जितने भी क्वेश्चन है, ऑर्डर वाले, ये सब ऐसे ही होते हैं और सब ऐसे ही निकल आएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। अप्लाई करना तो समझ रहे हो ना, C1/C2 मतलब 2 एक्सपेरिमेंट का रेशियो की पावर 1, 2 एक्सपेरिमेंट का रेशियो की पावर ऑर्डर। ठीक है, कर लोगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो थ्योरी पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम करा चुके, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अभी वापस आके कर लेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा ली जाए जो बच्ची कुची है। ये देखो, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। कॉन्सेप्ट ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कैसे लिखा है और कैसे आपको अप्लाई करना है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े दोस्तों। अब जरा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हम लोगों ने सिखा दिया आपको। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी है, A1A गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका रेट इक्वेशन क्या है, dx/dt इक्वल टू आ गया k की पावर a की पावर क्या है n क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, n की वैल्यू 0, जरा बताओ, यदि n की वैल्यू 0 है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 0। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, k के बराबर आएगी है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेट कांस्टेंट है कि नहीं प्यारे बच्चों। सिर्फ एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट रहता है, 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर के रिएक्शन का रेट चेंज ही नहीं होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक सेम रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू k है और बराबर किसके होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। बाकी सब में ऐसा नहीं होगा, बाकी सब में क्या होगा, रेट चेंज होता रहेगा। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर में आप 1 डालोगे तो कंसंट्रेशन चेंज तो रेट चेंज, सेकंड ऑर्डर में 2 डालोगे तो कंसंट्रेशन चेंज तो रेट चेंज है। मगर 0 ऑर्डर में ही सिर्फ ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कैसे अप्लाई करना है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब इस जगह पे एक और बात पढ़ा देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा भी देंगे और कंपेयर भी करा देंगे, तो गौर से समझिएगा जरा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और किस तरह से अप्लाई होती है। देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनेशन बता देता हूं। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स और आयन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर ऑफ 2 ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। देखो क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में
जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उतने मॉलिक्यूल को ही मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयंस एटम मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है एक स्टेप के रिएक्शन। एक स्टेप के रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और एक से ज्यादा स्टेप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। यदि कोई रिएक्शन एक ही स्टेप पे हो रही है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। साइमल्टेनियसली, एक साथ किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलिजन कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन मतलब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और ऐसे कोलिजन मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही कर पाते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो गौर समझिए, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इक्वेशन। ये तो पढ़ा ही चुका हूं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जब एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे तो उनके नंबर मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, नंबर मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे एक एलिमेंट्री रिएक्शन सपोज करो ए और बी है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो ए कोलिजन कर रहा है और कौन कोलिजन कर रहा है? बी। तो कितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 2। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो अब दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 1 2 3 0 फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती, मॉलिक्यूल आधा पौना नहीं हो सकता ना, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 1 2 3 ओनली। होल नंबर होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, 0 नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी। कौन? मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि यार कोई ना कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, तो 0 कैसे होगी? और आधा पौना मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 होगी। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जैसा मैंने बताया, मगर ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। यदि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म दी जाए तो आप इसको निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, वो थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का भी ऑर्डर निकाला जा सकता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर निकाला जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है सिर्फ क्या? मॉलिक्यूलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस समझ पाए। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन में साइमल्टेनियस रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे होंगे वो सब एलिमेंट्री है, वो सब मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में चलेगी। ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, जैसे ये देखो लिखा है, इस बात को जरा ध्यान रखें। अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेट इक्वेशन। अब देखो जरा यहां पर क्या है, इस बात को जरा गौर से समझिए। यदि कहीं पर आपको मैकेनिज्म दी जाए और रेट इक्वेशन पूछी जाए तो कैसे निकालोगे? आपको क्या है? रिएक्शन की मैकेनिज्म दी है, रिएक्शन की प्यारे बच्चों क्या है? मैकेनिज्म गिवन है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? रेट इक्वेशन बताओ। तो कैसे निकाला जाए? अब हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे कि यदि कहीं मैकेनिज्म गिवन कर दी जाए और रेट इक्वेशन पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चे कैसे निकालेंगे। तो पहले आप पॉइंट समझो। केस नंबर 1 कैसा कैसा आपसे कहा जा सकता है। केस नंबर 1 क्या है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है। ठीक है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप स्लो स्टेप है, और जितने भी बाकी
ऑर्डर हमें नहीं पता है, Br2 की पावर ऑर्डर हमें नहीं पता है ना। अब ये देखो रेट यहां दिए हैं, इक्वेशन यहां दी है, अब कंपेयर करते चले जाओ। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो समझो। एसीटोन का रेट सेम है, Br2 का रेट सेम है, तो पहले ये वाला उठाओ, ये दोनों। क्यों? इसका रेट सेम है, इसका रेट सेम है, सिर्फ इसका रेट वेरिएबल है, तो H का पावर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं। बस समझ गए? 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर कुछ भी ले लो m। अब इस पोर्शन का रेट, दूसरा और तीसरे का रेट क्या है? रेट ये है, तो रेट का भी रेशियो लिख लो। 5.7 डिवाइडेड बाई 1.2, 10 की पावर 5 है और ये 10 की पावर 4 है। अब जरा देख के बताओ क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो। तो बेटा देखो ये तो आ गया कितना, 1/2 की पावर m। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया मैंने। क्यों? बाकी का कॉस्ट कंसंट्रेशन सेम है, तो सेम है तो वो तो कट ही जाएंगे, सिर्फ जो वेरिएबल है वो उठाया है। अब इसको सॉल्व करके जरा कोई प्यारा बच्चा बता सकता है ये कितना आएगा? प्लीज यार हेल्प करो इसको। ये 10 की पावर 5 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो 14, लगभग 2 के आसपास आएगा, है ना। लगभग कितना आएगा? 2 के आसपास वैल्यू आएगी। तो ये अप्रॉक्स 2 के आसपास की वैल्यू आ रही है ऐसे। तो m की वैल्यू कितनी निकल आई? सब बच्चे जानते हैं m की वैल्यू कितनी निकल आई? 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है। ये भी गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसमें ऑर्डर 2 लिखा है। या तो ये आंसर पॉसिबल है या ये आंसर पॉसिबल है। अब अगला कंपेयर कर लो कोई, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो, हम इनको कंपेयर करते हैं, पहले और दूसरे को। क्यों? इसके कंसंट्रेशन सेम है, इसके कंसंट्रेशन सेम है, तो Br2 का रेट निकल आएगा। डायरेक्ट कर दूं, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर n। रेट पहला और दूसरे का रेट क्या है? सेम है। और यदि पहले और दूसरे का रेट सेम है तो सभी बच्चों को पता है कैसे आएगा। बहुत इजी है ये तो। देखा, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। 1/2 की पावर n बराबर 1। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स की तरह से? 1/2 की पावर n, तो 1 को क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 0। बेस सेम हुए, पावर सेम हो जाएगी, तो n इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब Br2 के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों रेट कितना आ गया? 0 आ गया। और Br2 के रिस्पेक्ट में 0 आ गया तो ये वाला भी कट गया। इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। बात समझ पाए कैसे करना है क्वेश्चन को? तो जरा देखो यार, बड़ा चाहे जितना क्वेश्चन हो, हम 2 मिनट में निकाल लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना है बस। कंपेयर करने की कोशिश किसको करो? जिनके कंसंट्रेशन में चेंज हो, बाकी के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जैसे एक इक्वेशन एक वेरिएबल बने, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। यदि एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो एक से ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना यार दोस्त। इसी वजह से मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट उठाया? एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट उठाया और एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट उठाया। क्यों? इस एक्सपेरिमेंट में 2 कांस्टेंट है, ऊपर वाले में भी 2 कांस्टेंट है, हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को कर लोगे। ये रेट वाले जितने भी क्वेश्चन है, ऑर्डर वाले, ये सब ऐसे ही होते हैं और सब ऐसे ही निकल आएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। अप्लाई करना तो समझ रहे हो ना? C1/C2 मतलब 2 एक्सपेरिमेंट का रेशियो की पावर 1, 2 एक्सपेरिमेंट का रेशियो की पावर ऑर्डर। ठीक है, कर लोगे? समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो थ्योरी पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम करा चुके, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अभी वापस आके कर लेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा ली जाए जो बच्ची कुची है। ये देखो, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कॉन्सेप्ट। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कैसे लिखा है और कैसे आपको अप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े दोस्तों। अब जरा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हम लोगों ने सिखा दिया आपको। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी है, A1A गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका रेट इक्वेशन क्या है? dx/dt इक्वल टू आ गया k की पावर a की पावर क्या है? n। n क्या है प्यारे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, n की वैल्यू 0, जरा बताओ, यदि n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 0। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? k के बराबर आएगी है। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है कि नहीं प्यारे बच्चों? सिर्फ एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट रहता है, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का रेट चेंज ही नहीं होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक सेम रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू के है और बराबर किसके होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। बाकी सब में ऐसा नहीं होगा, बाकी सब में क्या होगा? रेट चेंज होता रहेगा। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर में आप 1 डालोगे तो कंसंट्रेशन चेंज तो रेट चेंज, सेकंड ऑर्डर में 2 डालोगे तो कंसंट्रेशन चेंज तो रेट चेंज है, मगर जीरो ऑर्डर में ही सिर्फ ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कैसे अप्लाई करना है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब इस जगह पे एक और बात पढ़ा देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा भी देंगे और कंपेयर भी करा देंगे, तो गौर से समझिएगा जरा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और किस तरह से अप्लाई होती है। देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स और आयन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर ऑफ टू ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। देखो क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उतने मॉलिक्यूल को ही मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयंस एटम मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है एक स्टेप की रिएक्शन। एक स्टेप की रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं और एक से ज्यादा स्टेप की रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। यदि कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। साइमल्टेनियसली, एक साथ किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलिजन कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और ऐसे कोलिजन मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही कर पाते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो गौर समझिए, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इक्वेशन। ये तो पढ़ा ही चुका हूं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जब एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे तो उनके नंबर मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, नंबर मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे एक एलिमेंट्री रिएक्शन सपोज करो A और B है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो A कोलिजन कर रहा है और कौन कोलिजन कर रहा है? B। तो कितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 2। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो अब दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 1 2 3 0 फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती, मॉलिक्यूल आधा पौना नहीं हो सकता ना, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 1 2 3 ओनली। होल नंबर होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, 0 नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी। कौन? मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि यार कोई ना कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, तो 0 कैसे होगी? और आधा पौना मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 होगी। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जैसा मैंने बताया, मगर ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। यदि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म दी जाए तो आप इसको निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, वो थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का भी ऑर्डर निकाला जा सकता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर निकाला जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है सिर्फ क्या? मॉलिक्यूलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस समझ पाए। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन में साइमल्टेनियस रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे होंगे वो सब एलिमेंट्री है, वो सब मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में चलेगी। ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, जैसे ये देखो लिखा है, इस बात को जरा ध्यान रखें। अब टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेट इक्वेशन। अब देखो जरा यहां पर क्या है, इस बात को जरा गौर से समझिए। यदि कहीं पर आपको मैकेनिज्म दी जाए और रेट इक्वेशन पूछी जाए तो कैसे निकालोगे?
आपको क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म दी है, रिएक्शन की प्यारे बच्चों क्या है, मैकेनिज्म गिवन है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेट इक्वेशन बताओ, तो कैसे निकाला जाए। अब हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे कि यदि कहीं मैकेनिज्म गिवन कर दी जाए और रेट इक्वेशन पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चे कैसे निकालेंगे। तो पहला पॉइंट समझो, केस नंबर 1 कैसा कैसा आपसे कहा जा सकता है। केस नंबर 1 क्या है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप स्लो स्टेप है, और जितने भी बाकी स्टेप हैं 1 2 3 मतलब अदर स्टेप, जितने भी अदर स्टेप हैं ये सब रैपिड स्टेप है, रैपिड स्टेप मतलब बहुत फास्ट स्टेप है। एक सिचुएशन होती है ये, मैकेनिज्म का पहला स्टेप स्लो स्टेप है, बाकी जितने भी स्टेप हैं सब रैपिड स्टेप है, बहुत फास्ट स्टेप है। ऐसी सिचुएशन में रेट कैसे निकालते हैं, रेट हमेशा स्लो स्टेप से निकाला जाता है, जो स्टेप स्लो होगा उसी से निकालोगे। फॉर एग्जांपल जरा इस मैकेनिज्म को देखो कि रिएक्शन में क्या लिख के दे रहे हैं, हमें कैसे करना है। किसी ने कहा यार O3 गिव्स 3O2, इसकी मैकेनिज्म ऐसे दी गई, हमको गौर समझिएगा। O3 ब्रेक हो रहा है, O2 प्लस O, ये स्लो स्टेप है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा O जो है, ठीक है, O3 से रिएक्शन करता है और 2O2 बनाता है, ये हमारा फास्ट स्टेप है। अब कह रहे हैं रेट इक्वेशन बताओ। मैंने कहा था डाटा दिया जाएगा तो रेट इक्वेशन आ जाएगी, डाटा दिया है, मैकेनिज्म दी है। तो जरा देखो प्यारे बच्चों रेट इक्वेशन कैसे आती है। रेट इक्वेशन में जरा ध्यान दीजिएगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान दो कि आप लिख क्या रहे हो। तो जरा बताओ इसमें से हम किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम प्यारे बच्चों पहली वाली के लिए रिएक्शन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली स्लो रिएक्शन है, रेट स्लो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में या स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में काउंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में काउंट होता है। तो जरा बताना क्या लिखोगे, किसका रेट लिखोगे। रेट लिखने का तरीका मैंने बताया है ना, रेट ऑफ O3 इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ O3, और माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है। फिर से समझो, रेट लिखना, ये स्लो स्टेप है, इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखा जाएगा, ये स्लो स्टेप है, इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखा जाएगा। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ O3 K, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ O3, ऐसे लिख गया, ये इक्वेशन आ गई। मगर ये किसका रेट लिखा है, O3 का रेट लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा कोफिशिएंट से डिवाइड करके। कोफिशिएंट कितना है, 2। ध्यान है, जब हम इंडिविजुअल रेट में कोफिशिएंट का डिवीजन मार देते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। याद आया आपको? तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा जाएगा, क्या आया, ये देखो। यदि वो हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा, -1/2 O3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू K O3। कैसे लिखा समझ गए? रेट ऑफ ओजोन पूछता तो ये था, मगर वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है। रेट इक्वेशन का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल रेट में उसके कोफिशिएंट का डिवीजन होता है। हमें इस इक्वेशन से तो ओजोन का रेट आया है, देखो O3 गिव्स O2 प्लस वो, और ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में ही हमेशा रेट लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो लिखा कैसे जाता है, O3 का रेट लिखा जाएगा क्योंकि O3 यहां पे, तो O3 का रेट इक्वल टू K। फिर क्या मैंने पढ़ाया था, कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब पावर में क्या लगाओगे, ये जो कोफिशिएंट हो, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन का कोफिशिएंट ही उसकी पावर में जाता है, ये देखो। मगर ये रेट इक्वेशन ओजोन की लिखी गई है और हमसे पूछा जा रहा है रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। तो इंडिविजुअल रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके। कोफिशिएंट कितना है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। समझ गए? केस नंबर 1, जब पहला स्टेप स्लो हो, दूसरा तीसरा स्टेप रैपिड हो, तो पहले स्टेप के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। और कैसे निकलेगा, ऐसे। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओ। देखिए एक प्यारे बच्चों और क्वेश्चन, इसको गौर से समझिए।
हमारे पास एक रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, 3A गिव्स A3, ठीक है। अब इसकी रेट इक्वेशन बनानी है। मैकेनिज्म क्या है, आप लोग मैकेनिज्म देख लो, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, A है, A हमारा ब्रेक हो रहा है A स्टार में, ऐसे। ये है स्लो स्टेप, ये कैसा है, स्लो स्टेप। और क्या दिया है, A स्टार मिल रहा है किसमें, 2A में, और बना दे रहा है A3। ये हमारा है फास्ट स्टेप। अब हमसे पूछा जा रहा है रेट इक्वेशन फाइंड करो, फाइंड आउट रेट इक्वेशन। तो अब जरा देखो प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे करेंगे, गौर से समझिएगा बात को कि करते कैसे। कौन सी इक्वेशन है, स्लो स्टेप ये वाला है, तो इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखा गया, रेट ऑफ ए माइनस साइन के साथ क्योंकि रिएक्टेंट है, के AT की पावर 1, क्योंकि यहां पे 1 लिखा है। ये किसका रेट आया, ए का, मगर हमें किसका चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ए के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बनाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ गया, ए के रेट में कोफिशिएंट का डिवाइड, कोफिशिएंट कितना है 3, ये आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, के A की पावर 1। तो आंसर ऐसे दिया होगा 1/3 AT बाई ए के A की पावर 1, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम ये वाला आंसर छाप के चले आओ, ये तो ए का रेट आया है और हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा, ठीक है। केस नंबर 1 समझ गए। अब प्यारे बच्चों जरा देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है, इन्हीं पर बेस्ड मेनली क्वेश्चन आते हैं। पहला स्टेप जरा देखो गौर समझिएगा, पहला स्टेप रिवर्सेबल स्टेप है, रिवर्सेबल स्टेप है, मतलब इक्विलिब्रियम है। रिवर्सेबल का मतलब इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और दूसरा स्टेप स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप। और अदर स्टेप जरा गौर समझिएगा, बाकी जितने बच्चे स्टेप हैं वो सब कैसे हैं, फास्ट स्टेप है या रैपिड स्टेप है। यदि सिचुएशन ऐसी हो तो कैसे निकालोगे, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। दिमाग की बत्ती खूब जलानी पड़ेगी। कैसे, मैं लिख के दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन लिखता हूं जैसे आप इस बात को समझ पाएंगे। देखो यार प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन है। अब इसके बारे में हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि बताओ क्या करोगे। देखो ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, अब इसके बारे में हम लोगों को डिटेल देनी है कि इसको हम कैसे करें, ऐसे। अब जरा देखो इन्होंने इसकी मैकेनिज्म कैसे दी, गौर से समझिएगा प्यारे बच्चों, डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल होता है और तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे तो 2 मिनट में कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए पहले उन्होंने क्या दिया, ये दिया ऐसे, फिर उन्होंने क्या दिया, गौर से देखिए किस तरह से दे रहे हैं। अब हमें क्या निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, ये ध्यान देना है। पहले उन्होंने ये दिया, फिर उन्होंने ये बात दी, एक मिनट, फिर उन्होंने क्या दिया, इसको ऐसे दिया। ओ देखिए प्यारे बच्चों इस तरह से ऐसे, और ये क्या है, स्लो स्टेप। और फिर इन्होंने तीसरा स्टेप दिया, ये और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ऐसे। अब वो हमसे कह क्या रहा है, वही बात, कैलकुलेट रेट इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों रेट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, गौर से समझो। मैकेनिज्म बढ़िए, पहली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने K1 K2 दे दिया है, इसका K3 दे दिया है। पहली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, दूसरी रिएक्शन स्लो है और फिर रैपिड है। अब वो पूछ क्या रहे हैं, रेट बताओ, तो रेट देखो कैसे निकालोगे। अब गौर समझिएगा, जगह नहीं है इसलिए इधर कर रहा हूं। रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, स्लो स्टेप,
और स्लो स्टेप मेरे दोस्तों कौन सा है? स्लो स्टेप ये वाला है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो कैसे निकालते हैं। ओ ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय ये, किसी ने कहा ऐसा क्यों लिखा? यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल है? एक मिनट, यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल है स्लो स्टेप में? N2O4, तो N2O4 ही तो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? रेट ऑफ N2O4 बराबर K3 और N2O4, यही तो इक्वेशन आई। मगर ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? गौर समझिएगा, ये वाला जो है ये रिएक्टेंट नहीं है, ये रिएक्टेंट नहीं है, नहीं है। ये क्या है? ये तो हमारा इंटरमीडिएट है यार, और इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन थोड़ी लिखी जाती है। ये तो इंटरमीडिएट है। देखो क्या हमने इसको लेके चले थे, रिएक्टेंट हमारे ये हैं, गौर समझिएगा, ये थोड़ा टफ होता है। रिएक्टेंट ये है, N2O4 तो रिएक्टेंट ही नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में कभी भी रेट इक्वेशन नहीं लिखी जाती है, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। और निकालोगे कैसे? ऊपर वाली इक्वेशन से। क्यों ऊपर वाली इक्वेशन से? कैसे? K1/K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। ऊपर वाली इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल के लिख दोगे। तो जरा देखो, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो हम किस इक्वेशन से निकालेंगे? इस इक्वेशन से। ऐसा क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे दी है, और इक्विलिब्रियम पे दी है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम लिखना जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K2 रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। तो देखो इसकी वैल्यू आ गई ऐसे, इसकी वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? ये आ गई। अब इसको जाके आप वहां पर डालोगे, किसको? इसको जाके वहां पे डालोगे, तो हमारी इक्वेशन आई K3 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K2 NO2 की पावर 2। ये रेट इक्वेशन आएगी। रेट इक्वेशन कौन सी आएगी? ये आएगी। तो ध्यान रखिएगा जरा। तो जब भी कहीं डबल स्टेप वाला क्वेश्चन होगा कि पहला स्टेप हमारा कैसा है? ये पहला स्टेप रिवर्सेबल है, दूसरा स्टेप स्लो है, फिर रैपिड स्टेप है। तो रिवर्सेबल स्टेप में हमें K मिलेगा। तो पहले स्टेप में स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में रेट आएगा, मगर वो रेट आएगा इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में, और इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में रेट लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमें उस इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो इंटरमीडिएट की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से आएगी, और तब उसको डाल दोगे तो हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर 2 ऐसा आ सकता है। तो इन बातों को आप गौर से ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चीजों को हम लोगों को अच्छे से करना है। तो बचे हुए क्वेश्चन कर लिए जाए, क्वेश्चन कराना भूल गया हूं, तो बचे हुए क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। जो 2-3 बचे हैं, बाकी मैंने सब सॉल्व करा दिया। जो क्वेश्चन बचा है उसको प्यारे बच्चों हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन बचा है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा, कंसीडर द रिएक्शन N2+3H2 अमोनिया, द क्वांटिटी। अच्छा, जो तो क्या बताना क्या है आपको? इक्वलिटी रिलेशन बताना है। तो यार ये तो बहुत इजी है, अमोनिया का रेट और हाइड्रोजन को रेट के इक्वेट करना है। तो प्यारे बच्चों, अमोनिया का और हाइड्रोजन का रेट इक्वेट कैसे होगा? देखो, रेट ऑफ अमोनिया 1/2, रेट ऑफ अमोनिया, इंडिविजुअल रेट को बराबर करना हो तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये देखो हो गया। अब देख लो यार, जो आएगा वही आंसर होगा। ये प्रोडक्ट है तो प्लस में होता है, ये रिएक्टेंट है तो माइनस में। रिएक्टेंट के रेट को माइनस में लिखते हैं, प्रोडक्ट के रेट को प्लस में लिखते हैं। अब इसमें से देख लो यार कौन सा आंसर मैच कर रहा है। आई थिंक ये वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। इनमें से कौन रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? तो देख लो यार, सी के रेट में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, बस यहां प्लस होना चाहिए, तो ये गलत हो गया।
बी के रेट में आपने 1 से डिवाइड किया, माइनस है ये तो कर रहा है। डी के रेट में आपने 1 से डिवाइड किया और प्लस लिखा है, ये भी कर रहा है। ए के रेट में आपने 2 से डिवाइड किया, माइनस लिखा है, ये भी कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? ये कौन नहीं करेगा पूछा गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगा सकते, प्लस लगाना होता है। ये देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देख लो जरा। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल रिस्पेक्ट टू बी इज। कर दो यार, 2 मिनट की बात है। उन्होंने कहा रेट के, देखो जरा कौन से गौर से क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जब हम बी के रेट को 4 टाइम करते हैं, टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेस ए फैक्टर ऑफ 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। बी के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट क्या हो जाता है? 4 टाइम डिक्रीज कर जाता है। तो तुमने क्या किया? देखो, बी के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट क्या हो गया? 4 टाइम डिक्रीज कर गया है, डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब 4r डिवाइडेड बाई r। तो ये क्या हो गया? 1/2 की पावर m इक्वल टू 4। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। देखो 2 की पावर 2 है। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर 2। तो m इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो रेट कितना हो जाएगा? ऑर्डर कितना हो जाएगा? -2। बात समझ पाए कैसे कहा? उन्होंने कहा कि यार यदि बी के रेट को डबल कर दिया जाए तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है, सॉरी 1/4 टाइम्स हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, बी के रेट को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया। बी कितना था? पहले कंसंट्रेशन सी माना, डबल हो गया तो 2c हुआ। पावर क्या आ गई? ऑर्डर बराबर। पहले रेट कितना था? r। और जब आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो यह क्या होता है? 4 फैक्टर डिक्रीज कर जाता है। तो पहले r था तो r/4 हो गया, बस सॉल्व कर दिया, ऑर्डर निकल आया। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा देख लो यार, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। अभी पढ़ाया। यदि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? 0 होगा। अभी पीछे बताई थी ये बात। हाँ, अब ये देख लो, 3a इक्वल टू 2b द रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इक्वल टू। अब dB/dt पूछ रहा है किसके बराबर होगा? तो हमने कहा था इंडिविजुअल रेट को यदि बराबर करना है तो प्यारे बच्चों उनके कोएफिशिएंट से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं? ये सब तो क्वेश्चन अब आपके लिए रद्दी हो जाने चाहिए यार, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन तो अब रद्दी हो जाने चाहिए, 2 मिनट में देखते ही निकाल दोगे। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 dA/dt। और कैसे? माइनस साइन के साथ। चेक कर लो कहां लिखा है 2/3 dA/dt माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन करा चुका हूं अभी पीछे। तो जरा देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं लास्ट में। तो ध्यान रखिए सभी बच्चे, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? रेट पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ये पढ़ा, ठीक है। इन सारी बातों को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। आपका काम क्या है? अच्छे से नोटबुक बनाना और मेरे कॉन्सेप्टों को याद रखना। क्यों? क्योंकि मैं बुक के कॉन्सेप्ट नहीं देता हूं, क्योंकि साइंस का नाम ही है इनोवेट करना कुछ। तो यार मैं कुछ इनोवेट करके आपको देता हूं, मतलब इजी कॉन्सेप्ट देता हूं। तो उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लेना। उसका रीजन है क्योंकि तुमने 2 साल से पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बुक वाले, और मैंने कुछ अलग दिया है, तो उनको हजम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए ना। तो उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जब रिवाइज कर लोगे तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन फील आएगा कि यार ये बड़े इजी क्वेश्चन है और पेपर में इजी आते हैं। बस कॉन्सेप्ट आप टफ लगाते हो ना, कॉन्सेप्ट इजी लगाओ तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करें? जी जान लगा के पढ़ाई करें, नोटबुक को रिवाइज करते रहें और खूब क्वेश्चन करें। तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप आराम करिए। गुड बाय।